हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बीजांड की संरचना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार, अर्थात बीजांड में जो संरचनाएं उपस्थित थी उनकी स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें उपस्थित चैलेजा, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल तथा फ्यूनिकल किसकी स्थिति के आधार पर? चैलेजा, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल तथा फ्यूनिकल के आधार पर, फ्यूनिकल की स्थिति के आधार पर बीजांड के प्रकार। तो इनकी स्थिति के आधार पर बीजांड कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका आर्थोट्रोपस। पहला है आर्थोट्रोपस। अब आर्थोट्रोपस में होता क्या है भाई, देख लेते हैं। ये स्थिति होती है आर्थोट्रोपस की। इसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, चैलेजा तथा फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में, किसमें? एक सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं, इसलिए इस स्थिति को कहा जाता है आर्थोट्रोपस। इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में है आपके पान, काली मिर्च तथा पालीगोना। आएगा समझ में? पहली स्थिति क्या है भाई? आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस में होता क्या है? माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, चैलेजा तथा फ्यूनिकल जब सभी के सभी एक सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं तो यह स्थिति आर्थोट्रोपस यानी कि रिजु अवस्था कहलाती है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरी स्थिति है हमारी एनाट्रोपस। न्यूसेलस, चैलेजा, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल। अब एनाट्रोपस है क्या? ऐसी स्थिति बीजांड की, ऐसी स्थिति जिसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के समीप चला आता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एनाट्रोपस स्थिति। और यह स्थिति लगभग सभी द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है।
अर्थात एक बार पूछा गया था कि कौन सी बीजाणु की कौन सी स्थिति है जो सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस की स्थिति जो होती है वो 82% पाई जाती है और ये द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। आई बात समझ में? पहली स्थिति क्या है भाई? आर्थोट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, चैलेजा तथा फ्यूनिकी सभी एक सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं। यह स्थिति क्या कहलाती है? आर्थोट्रोपस, जैसे है पान, काली मिर्च तथा पॉलीगोनम। दूसरी स्थिति है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में होता क्या है भाई? बीजाणु की वह स्थिति जिसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकिल के समीप चला आता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? एनाट्रोपस कहलाती है। और यह एनाट्रोपस स्थिति बीजाणु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात इसकी स्थिति जो होती है 82% होती है। आइए आगे चलते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार है हमारा हेमीट्रोपस। तीसरा प्रकार हमारा हेमीट्रोपस। अब हेमीट्रोपस है क्या? देख लेते हैं इसकी स्थिति। अब इसकी स्थिति अगर देखें तो इसमें होता क्या है भाई? इसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस तथा चैलेजा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस तथा चैलेजा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और एक सीधी रेखा में स्थित होकर के फ्यूनिकिल यानी कि बीजांड वृंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना? 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाते हैं। तो यह स्थिति कहलाती है हेमीट्रोपस। ठीक है, फिर से एक बार, हेमीट्रोपस है क्या भाई? जब माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस तथा चैलेजा एक सीधी रेखा में स्थित होकर फ्यूनिकिल के साथ समकोण बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति हेमीट्रोपस कहलाती है। जैसे में अगर बात कर ले हम, तो जैसे में है रैननकुलस, रैननकुलस। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है भाई? रैननकुलस है। आगे आते हैं, चौथा जो प्रकार है हमारा उसे कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। चौथा प्रकार है जो हमारा उसे कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। चौथा प्रकार हमारा क्या है भाई? कैम्पाइलोट्रोपस। अब इसमें स्थिति देख लेते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस में होता क्या है भाई? बीजांड की वह स्थिति जिसमें माइक्रोपाइल तथा चैलेजा, बीजांड की वह स्थिति जिसमें माइक्रोपाइल तथा चैलेजा फ्यूनिकिल के समीप आ जाते हैं। किसके समीप आ जाते हैं भाई? फ्यूनिकिल के समीप, यानी माइक्रोपाइल और जब चैलेजा दोनों क्या हो? फ्यूनिकिल के समीप आ जाए, तो यह स्थिति कहलाती है कैम्पाइलोट्रोपस कहलाती है। अगर इसमें प्रकार के बारे में देखें, मतलब इसके एग्जांपल के बारे में देखें, तो ऐसा एग्जांपल यानी कि ऐसा पौधा जो होता है वो चिनोपोडिएसी, यानी कि ऐसा इस प्रकार का जो बीजांड होता है चिनोपोडिएसी, पोडिएसी नामक पौधों के कुल में पाया जाता है। आई बात समझ में? क्या है भाई कैम्पाइलोट्रोपस? कैम्पाइलोट्रोपस की स्थिति होती क्या है? जब माइक्रोपाइल, चैलेजा, माइक्रोपाइल था चैलेजा फ्यूनिकिल के समीप आ जाते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? चिनोपोडिएसी कुल। तो यह स्थिति क्या कहलाती है भाई? कैम्पाइलोट्रोपस। और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है? चिनोपोडिएसी कुल है। ठीक है, आते हैं अगला है एम्फीट्रोपस। अगला है भाई एम्फीट्रोपस। पांचवें के बारे में बात करें तो क्या है?
एम्फीट्रॉपस है। एम्फीट्रॉपस की संरचना जब देखें तो कैसी है? एम्फीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस में होता क्या है भाई, भ्रूणकोश यानी कि इम्ब्रियोसैक इतना अधिक मुड़ जाता है, इतना अधिक मुड़ जाता है जिसके कारण यह घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है। यानी कि पूरे बीजांड की अगर बात करें तो बीजांड अत्यधिक मुड़ जाने के कारण इसका एम्ब्रियोसैक कैसा, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है और यह स्थिति कहलाती है हमारी एम्फीट्रॉपस। ठीक है, क्या कहलाएगी भाई, एम्फीट्रॉपस कहलाती है। फिर से एक बार, क्या है, जब बीजांड अत्यधिक वृद्धि कर लेने के कारण क्या करता है, अधिक घूम जाता है। यानी कि बीजांड वृद्धि अत्यधिक जब वृद्धि कर ले तो पूरा बीजांड क्या हो, अत्यधिक जब घूम जाता है तो जिसके कारण इसका एम्ब्रियोसैक घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है एम्फीट्रॉपस। जैसे में बात करें तो जैसे में है लेमना तथा पोस्ट, लेमना तथा पोस्ट। आते हैं अगले के बारे में। अगला है हमारा है सर्सिनोट्रोपस। अगला है हमारा सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस इसमें क्या होता है भाई, इसमें बीजांड अत्यधिक वृद्धि करके बीजांड की जो बीजांड वृंत है अत्यधिक वृद्धि कर जाती है, जिसके कारण कि बीजांड वृंत जब अत्यधिक वृद्धि कर जाती है तो यह पूरे बीजांड को घेर लेती है, यह पूरे बीजांड को घेर लेती है, जिसके कारण बीजांड उल्टा हो जाता है। देखते हैं फिगर। ऐसी स्थिति हो जाती है, बीजांड उल्टा हो जाता है। यानी कि सर्सिनोट्रोपस में है क्या भाई, बीजांड वृद्धि यानी कि फ्यूनिकिल अत्यधिक वृद्धि कर लेने के कारण पूरे बीजांड को घेर लेती है, जिसके कारण बीजांड उल्टा हो जाता है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, सर्सिनोट्रोपस। और सर्सिनोट्रोपस के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल है नागफनी, या कैक्टेसिकुल भी कह सकते हैं, कैक्टेसिकुल में भी पाया जाता है ये। ठीक है, कैक्टेसिकुल का ही एक पौधा है, नागफनी है। ठीक है, आएगा समझ में। क्या है भाई, सर्सिनोट्रोपस किसे कहेंगे, जब बीजांड वृंत अत्यधिक वृद्धि कर लेता है जिसके कारण पूरे बीजांड को यह घेर लेता है और बीजांड उल्टा हो जाता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, सर्सिनोट्रोपस। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, बीजांड के प्रकार के बारे में। अब आगे पढ़ना हमें है परागण की प्रक्रिया। तो आइए परागण को चालू करते हैं, पॉलिनेशन जिसे कहते हैं। परागण, पॉलिनेशन। अब परागण है क्या भाई, देख लेते हैं। जैसे यह कोई पुष्प है, यह इसका नर भाग है, एक पुष्प यहाँ है और एक पुष्प दो पुष्प है। अब परागण की प्रक्रिया होगी क्या,
जब पराग कोश से निकला परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, कहां पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण, किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब यह जो परागण की प्रक्रिया है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की प्रक्रिया को देख लें। पहली प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं स्वपरागण, स्वपरागण, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब आते हैं स्वपरागण के बारे में बात करते हैं। स्वपरागण किसे कहेंगे? जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण, जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। क्या है भाई? जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। आई बात समझ में? दूसरा है परपरागण, किसे कहेंगे? जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण कहलाती है। दोनों की जातियां एक हैं, दोनों की जातियों के बारे में हमने क्लियर किया है। ए और ए लिख दिया है कि दोनों जातियां समान हैं। तो स्वपरागण किसे कहेंगे? जब पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाती है। जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं परपरागण के प्रकार पढ़ लेते हैं कि परपरागण होता कितने प्रकार से है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं परपरागण के प्रकार। वैसे परपरागण जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। परपरागण 5 प्रकार से होता है। तो पहले प्रकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला हमारा वायु परागण, दूसरा है जल परागण, तीसरा है कीट परागण, चौथा है पक्षी परागण और 5वां है जंतु परागण। परपरागण कितने प्रकार के, मतलब परपरागण कितने प्रकार से हो सकता है? तो ये 5 विधियां हैं इसकी। पहली है वायु परागण, दूसरी है जल परागण, तीसरा है कीट परागण, चौथा है पक्षी परागण और 5वां है जंतु परागण। पहले की बात करें तो वायु परागण किसे कहेंगे भाई? जब परागण की प्रक्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे। जैसे मैं अगर बात कर ली तो क्या है? जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का etc इत्यादि। ठीक है, इन सभी में क्या होता है? जो परागण की प्रक्रिया होती है, यानी जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि में जो परागण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? वायु द्वारा संपन्न होती है। अगला देख लें, जल परागण है। तो जल परागण का मतलब क्या है भाई? ऐसे पौधे जो जल में निमग्न होते हैं,
यानी जल के अंदर होते हैं, यानी नर भाग उनका जल के अंदर लेकिन मादा भाग जल के ऊपर यानी ऊपरी सतह पर स्थित होता है। तो यह पर इस प्रकार का जो परागण है वो क्या कहलाएगा, जल परागण कहलाता है। जैसे मैं अगर बात कर ले तो हाइड्रिला वेलिसनेरिया हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। आगे चलते हैं, कीट परागण, यानी कि परागण की वह विधि जो कीटों द्वारा हो उसे क्या कहेंगे, कीट परागण कहते हैं। जैसे में अगर बात करें तो कीटों द्वारा परागण साल्विया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि साल्विया में परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। साल्विया में परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो साल्विया में जो परागण की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा संपन्न होता है। साल्विया हो गया अंजीर तथा गुलर इत्यादि। ठीक है भाई, क्या है, कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया अगर बात करें तो क्या है, परागण की वह विधि जो कीटों द्वारा संपन्न होती है उसे क्या कहेंगे, कीट परागण कहते हैं। जैसे हमें साल्विया, अंजीर और गुलर। आते हैं पक्षी परागण। पक्षी परागण में हम लोग दो पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है गुंजन पक्षी और दूसरा है सनबर्ड। गुंजन पक्षी द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है वो होती है एगेव में। गुंजन पक्षी द्वारा परागण की प्रक्रिया किसमें होती है भाई, एगेव नामक पौधे में। उसके साथ साथ बिग्नोनिया भी बोलते हैं, बिगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, बिग्नोनिया में किसके द्वारा, गुंजन पक्षी के द्वारा। अब सनबर्ड की बात करें तो सनबर्ड द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है वो होती है स्ट्रेलर्जिया। स्ट्रेलर्जिया में किसके द्वारा होगा, सनबर्ड के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। आगे है जंतु परागण। तो जंतुओं द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है वह तीन जंतुओं द्वारा मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला है घोंघा, दूसरा है चमगादड़ और तीसरा है आपका हाथी। पहला है घोंघा, दूसरा चमगादड़, तीसरा है हाथी। घोंघा द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है वह होती है दूब घास में और चमगादड़ द्वारा जो प्रक्रिया होती है वो होती है एंथोफिलस कदम्बा यानी कि कदम्ब में। इसमें भी कदम्ब में। और हाथी द्वारा विश्व के सबसे बड़े फूल रेफ्लेशिया में होता है, रेफ्लेशिया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या है भाई, परागण किसे कहेंगे, जब पुष्प के परागकोश से निकला परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। यह परागण की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण किसे कहेंगे, जब पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण किसे कहेंगे, तब जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। और परपरागण की कई विधियां हैं। पहला है वायु परागण, दूसरा जल परागण, तीसरा कीट परागण, चौथा पक्षी परागण और पांचवा है जंतु परागण। और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग आज बात किए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपनी राय में कमेंट में दे सकते हैं तथा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।